इसराइल और हमास के बीच में 7 अक्टूबर पिछले साल से एक बड़ा लंबा क्लैश और एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। आज कई महीनों के बाद एक एनालिसिस ये किया जाना चाहिए कि क्या परिस्थिति है इस पूरे सिचुएशन की, और सबसे बड़ी बात कि इसराइल कहाँ पर प्लेस्ड है और मिडल ईस्ट का क्या फ्यूचर है। आज के इस वीडियो में इन्हीं चीज़ों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अगर हम बात करें इस कॉन्फ्लिक्ट की, सबसे पहले तो देखिए 7 अक्टूबर को हमास ने इसराइल के ऊपर एक अटैक किया। इस अटैक में बहुत सारे लोग मारे गए, इसराइल के बहुत सारे लोगों को होस्टेज भी लिया गया। उस समय इसराइल ने एक स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी इसराइल की ये थी कि हम हमास को टोटली डिस्ट्रॉय करेंगे। उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने उस स्ट्रैटेजी के थोड़े से कंपोनेंट्स बनाए। पहला कंपोनेंट था कि गाज़ा स्ट्रिप जहाँ से हमास ऑपरेट कर रहा था उसको वो ब्लॉक करना चाहते थे। उन्होंने मेडिटरेनियन सी के पास का जो एरिया था उस एरिया को कम्प्लीटली ब्लॉक कर दिया। इसके बाद ये हुआ कि इसराइल ने पूरे गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर एयर स्ट्राइक्स चालू करे। एयर स्ट्राइक से उसने हमास को डिस्ट्रॉय करना शुरू करा और फिर इवेंचुअली एक ऑल आउट इन्वेजन हुआ। इस इन्वेजन के बावजूद प्रॉब्लम ये है कि आज इस लड़ाई को कई महीने हो गए हैं, लेकिन ये लड़ाई किस दिशा में जा रही है, इस दिशा को समझने के लिए एक पूर्व इजराइल डिफेंस फोर्स के बड़े वरिष्ठ अधिकारी का अगर हम स्टेटमेंट हाल ही में दिया गया है उसको देखें तो उससे बड़ी चीज़ें समझ आती हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स के एक पूर्व बहुत ही बड़े आला अधिकारी ने जो स्टेटमेंट हाल ही में दिया है उसमें उन्होंने कहा कि इजराइल जिस पाथ पे चल रहा है कि वो हमास के साथ लड़ने की कोशिश कर रहा है वो उसमें कभी कामयाब नहीं होगा। उनका मानना ये भी था कि इजराइल कामयाब इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमास जिससे वो लड़ रहा है वो केवल एक पार्टी नहीं है, वो केवल एक ऑर्गेनाइजेशन या संस्था नहीं है। हमास एक आइडिया है, हमास लोगों के मन में बस चुका हुआ एक आइडिया है और वो हमास को मिलिट्रली उसके स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन हमास का जो पूरा का पूरा आइडिया लोगों के मन में बस चुका है वो उसको डिस्टर्ब करके डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि इजराइल के सामने जो लड़ाई है वो लड़ाई केवल एक मिलिट्री लड़ाई नहीं, एक आइडिया की लड़ाई है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि 7 अक्टूबर को जब ये इंसिडेंट लास्ट ईयर हुआ उस समय इजराइल की जो इंटेलिजेंस मोसाद थी और साथ में इजराइल की जो गवर्नमेंट थी, इजराइल की जो आर्म्ड फोर्सेस थी, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी ये थी कि हमें एक क्विक विक्ट्री चाहिए। इस क्विक विक्ट्री के लिए उन्होंने स्ट्रैटेजी में जो सबसे पहला कंपोनेंट डाला वो ये था कि हमास को स्ट्रक्चरली डिस्ट्रॉय करो। स्ट्रक्चरली डिस्ट्रॉय करने का मतलब ये है कि हमास का जो नेटवर्क बना हुआ है गाज़ा स्ट्रिप में, हमास का जो पूरा लॉजिस्टिकल नेटवर्क है टनल्स के थ्रू जो गाज़ा स्ट्रिप में बना हुआ है उसको डिसमेंटल करो। उसके लिए आपको बम्बार्डमेंट करनी होगी, उसके लिए आपको एयर स्ट्राइक्स करने होंगे, ड्रोन वॉरफेयर करना होगा, इन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। इसराइल ने फिर ये भी सोचा कि इस पूरी स्ट्रैटेजी में हम हमास के जितने भी लीडरशिप हैं उसको भी आइसोलेट कर देंगे और मीनवाइल जितने भी होस्टेजेस जो इसराइल के लोगों को कब्जा करके हमास ने रखा हुआ है उनको भी हम रिहा करा लेंगे। लेकिन इशू क्या हुआ? इशू ये हुआ कि जब इसराइल ने गाज़ा स्ट्रिप पे अटैक करना स्टार्ट किया, इस अटैक के बाद सबसे बड़ी चीज़ ये हुई कि उस समय इसराइल की पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ा गई। इसराइल का सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ गाज़ा स्ट्रिप पे था। इसराइल का सारा फोकस था कि जो हमास गाज़ा स्ट्रिप में है। इसराइल ये चीज़ को समझ नहीं पाया कि हमास सिर्फ गाज़ा स्ट्रिप से तो ऑपरेट कर ही रही है, लेकिन हमास के पीछे का जो आइडिया है वो है ईरान। हमास के पीछे की जो बैकिंग है वो है हिजबुल्ला। हिजबुल्ला एक ग्रुप है, इसका नाम है पार्टी ऑफ द गॉड। ये एक मिलिशिया ग्रुप है, लेकिन इस मिलिशिया ग्रुप को ईरान ने क्रिएट जब किया तो इसको क्रिएट किया शिया लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए लेबनान में। तो आप समझिए, हिजबुल्ला ईरान क्रिएट करता है एक मिलिशिया ग्रुप के तहत, उसको क्रिएट करता है लेबनान में जहाँ पर शिया पॉपुलेशन है, और वो बोलता है कि ये मिलिशिया ग्रुप जो है शिया के इंटरेस्ट्स को फर्दर करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ईरान की स्ट्रैटेजी ये थी कि हिजबुल्ला वैसे तो एक मिलिशिया ग्रुप होगा, यानी कि आर्मामेंट के थ्रू फायरिंग करेगा, मारेगा, काटेगा, लेकिन इस मारकाट को अगर उसने एक कवर देना है,
तो वो कवर कैसे दिया जाए, क्योंकि अगर आप एक मिलिशिया क्रिएट करेंगे तो वो तो टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर हो जाएगा, और जैसे ही वो टेररिस्ट ग्रुप डिक्लेयर होगा तो ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। तो ईरान ने क्या किया, उसने इस मिलिशिया को बैक करने के लिए उसको एक पॉलिटिकल कवर दिया, हिजबुल्लाह को एक पॉलिटिकल पार्टी बना के भेजा। हसन नसरल्लाह उसका लीडर है। लेबनान में आज की डेट में जितने भी शियाज हैं वो हिजबुल्लाह को वोट करते हैं, हिजबुल्लाह को सीटें मिलती हैं लेबनान में। और आज जब उसको सीटें मिलती हैं तो चीज़ को समझिए कि लेबनान के पावर स्ट्रक्चर में जब हिजबुल्लाह आएगा तो उस पावर स्ट्रक्चर से लेबनान में हिजबुल्लाह को फंडिंग मिलेगी, वो भी लीगल फंडिंग। इसके साथ साथ ईरान उसको इलीगली कोवर्ट फंडिंग करेगा। तो लेबनान में एक पॉलिटिकल बेस बना के लोगों का सपोर्ट लेके आज हिजबुल्लाह पूरे के पूरे लेबनान से इजराइल के ऊपर अटैक करता है। अब आप अगर जोग्राफिकल लोकेशन मैप में कभी देखें तो आपको एक बड़ी सरल सी चीज़ समझ आएगी। इजराइल के नॉर्थ में लेबनान है, यानी कि इजराइल के ऊपर लेबनान है। अब हुआ क्या, हुआ ये कि जब इजराइल ने अपनी स्ट्रैटेजी गाज़ा स्ट्रिप को लेके बनाई, उस गाज़ा स्ट्रिप की स्ट्रैटेजी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या आया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आया कि जब उसने गाज़ा स्ट्रिप में हमास के ऊपर अटैक करना शुरू करके अपनी सारी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत पूरी आर्म्ड फोर्सेस को वहाँ पे लगा दिया, तो प्रॉब्लम ये आई कि उस समय ईरान के कहने पे हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न पार्ट से एक फ्रंट खोल दिया। अब वो फ्रंट कैसे खोला, हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न पार्ट से इजराइल के ऊपर अटैक करने चालू कर दिए, यानी कि जो नॉर्दर्न इजराइल में लोग थे वो उन अटैक्स के कारण डिस्प्लेस होने लग गए। आज की फिगर ये है कि 60,000 लोग पूरे के पूरे नॉर्दर्न इजराइल से डिस्प्लेस हो चुके हैं। इजराइल एक छोटी सी कंट्री है, उस छोटी सी कंट्री में 60,000 लोगों का डिस्प्लेसमेंट मीन्स एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के चंक का डिस्प्लेसमेंट है। आज की डेट में ये पॉपुलेशन वापस नहीं जा सकती अपने उन घरों में जो नॉर्दर्न पार्ट लेबनान के बॉर्डर के पास हैं, क्योंकि जब तक हिजबुल्लाह सीज फायर साइन नहीं करके पीसफुल नहीं होगी तब तक ये लोगों की जान जोखिम में रहेगी। यानी कि इजराइल की मिस कैलकुलेशन क्या थी, मिस कैलकुलेशन ये थी कि उसने सोचा कि मैं हमास को गाज़ा स्ट्रिप में डिस्ट्रॉय कर लूँगा, लेकिन वो गाज़ा स्ट्रिप में हमास को डिस्ट्रॉय करने के चक्कर में ये भूल गया कि मेरे केस में नॉर्दर्न पार्ट से हिजबुल्लाह एक फ्रंट खोल सकता है, और वो खुल गया। अब उसकी एनर्जी वहाँ पे भी डाइवर्ट हो गई, तो ये डाइवर्जनरी टैक्टिक एक प्रॉब्लमेटिक हुआ। इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और आई। दूसरी प्रॉब्लम जो आई वो ये थी कि ईरान और इजराइल के संबंध और जो रिलेशंस हैं वो बड़े टाइम से नेगेटिव हैं। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि इजराइल ने ईरान को टैकल करने के लिए फिर से एक 2 पॉइंट स्ट्रैटेजी बनाई। स्ट्रैटेजी का सबसे पहला पॉइंट ये था कि हम ईरान जो बैकिंग हमास को गाज़ा स्ट्रिप में दे रहा है उस बैकिंग की पहले की पूरी बैकबोन को तोड़ेंगे, यानी कि जो भी उसको फंड्स आ रहे हैं, जो भी उसको आर्म्स आ रहे हैं, एमुनिशन आ रहा है ईरान के थ्रू, उसको रोकेंगे। दूसरा, इजराइल ने कॉन्फ्लिक्ट को वाइडन करने की कोशिश की। वाइडन कैसे किया, उसने ये सोचा कि मैं ईरान के बैक्ड जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, जैसे कि एक हिजबुल्लाह मैंने आपको बताया, उसी तरीके से हमास मैंने आपको बताया, उसी तरीके से ईरान ने सीरिया में भी अपना एक बेस बना रखा है। अब आप सोचेंगे वाई सीरिया, उसका भी रीज़न है। सीरिया जब से सीरियन सिविल वॉर 2011 से स्टार्ट हुई है तब से एक अनस्टेबल कंट्री है। इस अनस्टेबल कंट्री में प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी केओटिक ऑर्डर्स राइज करते हैं। 2011 में सीरियन सिविल वॉर हुआ, 2014 में क्योंकि सीरियन सिविल वॉर कंट्रोल नहीं हुआ तो वहाँ पर इस्लामिक स्टेट का राइज हुआ। जब वो ख़त्म हुआ तो आज की डेट में सीरिया एक बैटल ग्राउंड बन चुका है कोवर्ट ऑपरेशंस के लिए। सीरिया एक बैटल ग्राउंड बन चुका है कोवर्ट वॉर्स के लिए, और मिडिल ईस्ट में सीरिया आज की डेट में एक लॉन्च पैड है। तो ईरान ने अपने सीरिया में बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशंस को जो वो इजराइल के खिलाफ रन कर रहा है या जो बाकी सुन्नी मुस्लिम्स हैं उनके खिलाफ रन कर रहा है, उनको लेके वहाँ पर उसने अपने पूरे के पूरे लॉन्च पैड्स बनाए हुए हैं। इजराइल की स्ट्रैटेजी ईरान को टैकल करने की ये थी कि पहले तो मैं ईरान का जो बैकिंग हमास को गाज़ा स्ट्रिप में आ रहा है, पैसे से लेके आर्म्स एमुनिशन से लेके, उसको रोकूंगा। लेकिन दूसरी चीज़ मैं ये करूँगा कि इस कॉन्फ्लिक्ट को वाइडन करके मैं ईरान को टारगेट करूँगा फ्रॉम सीरिया टू लेबनान, हर जगह। तो सीरिया में भी उसको टारगेट करूँगा, लेबनान में भी करूँगा। और इजराइल ने कोशिश करी,
इजराइल ने आज से 2 महीने पहले ईरान के कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स जो दमिश्क सीरिया में पोस्टेड थे उनको वहाँ पर टारगेट करने की, मारने की कोशिश करी। ईरान ने उस चीज़ का रिटेलिएशन भी किया। ईरान ने इजराइल के ऊपर हाल ही में 1 महीना पहले एक मैसिव स्ट्राइक ऑफ एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें एयर स्ट्राइक में उसने बहुत सारे ड्रोन्स के थ्रू एक बारिश कर दी पूरे इजराइल पे। वो तो ठीक है कि इजराइल के उस समय एंटी ड्रोन ये वाले सिस्टम्स जो थे वो एक्टिव थे, तो उन्होंने डैमेज को कंट्रोल कर दिया। पर उस समय इजराइल को फिर ये समझ आ गया कि ये स्ट्रैटेजी कामयाब नहीं होने वाली है। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि इजराइल इस समय ना तो गाज़ा स्ट्रिप में हमास को कंट्रोल कर पा रहा है, ना ही इजराइल इस समय फॉर दैट मैटर लेबनान में हिजबुल्लाह को कंट्रोल कर पा रहा है, और वो ईरान से इस समय पंगा ले नहीं पा रहा। अच्छा, अब ईरान के साथ अगर मान लीजिए इजराइल को एक ऑल आउट वॉर लड़नी है तो वो इजराइल अकेले नहीं लड़ सकता। उसके लिए उसको अमेरिका की सहमति चाहिए, अमेरिका का सपोर्ट चाहिए। अमेरिका ने ये बात कैटेगोरिकली बोल दी है। अमेरिका ने कहा है कि भाई ईरान के साथ वी डोंट वांट अ वॉर, ईरान के साथ हमें इस समय कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहिए, क्योंकि अमेरिका में इलेक्शंस हैं इस साल नवंबर में। तो इस समय कोई भी अमेरिका की पॉलिटिकल पार्टी इजराइल को इस लेवल पे सपोर्ट नहीं करेगी कि वो ईरान के साथ एक वॉर की सिचुएशन में आ जाए। वो ये ज़रूर सपोर्ट करेगी कि ठीक है आप लड़ते रहिए, ये जो एक्टर्स हैं इनको टारगेट करते रहिए, लेकिन वो ये नहीं चाहेगी कि ईरान के साथ एक ऑल आउट वॉर हो जाए। तो यूएस ने कैटेगोरिकली मना कर दिया इजराइल को कि नो वॉर विद ईरान। अच्छा, अब ईरान ने जब अभी इजराइल के ऊपर वो ड्रोन्स की और मिसाइल्स के छोटे बारिश करी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब से इजराइल को ये बात समझ आई कि अमेरिका की बैकिंग नहीं है और ईरान से कन्फ्रंटेशन करने का कोई रैशनल और लॉजिक नहीं है, तब से इजराइल जो है ईरान को अब उस नज़रिए से एक लार्जर कॉन्फ्लिक्ट के एस्पेक्ट से नहीं देख रहा है। अब तीसरी चीज़ आती है। तीसरी चीज़ ये है कि अरब कंट्रीज़ जो मिडल ईस्ट में बाकी हैं वो किस नज़रिए से इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को देख रही हैं। अब देखिए, जो अरब कंट्रीज़ हैं इनके साथ अमेरिका बहुत समय से वर्क कर रहा था। अमेरिका ये चाह रहा था कि अरब कंट्रीज़ और इजराइल जो है, अरब कंट्रीज़ का जब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आई एम रेफरिंग टू ऑल दोज अरब कंट्रीज़ जो सुन्नीज़ हैं, क्योंकि ईरान शिया है, इजराइल और शियाज़ की नहीं बनती। तो अमेरिका की कोशिश ये थी कि शियाज़ को काउंटर करने के लिए, यानी कि ईरान को काउंटर करने के लिए, अगर इजराइल और सुन्नीज़ एक साथ आ जाएं तो ये कलेक्टिव जो बनेगा इजराइल का और सुन्नीज़ का, इस कलेक्टिव से एक चीज़ ज़रूर हो जाएगी कि शियाज़ आइसोलेट हो जाएंगे न्यूमेरिकली भी, और मिडल ईस्ट में एक ऐसा फोर्स क्रिएट हो जाएगा कि ईरान कंप्लीटली आइसोलेट हो जाएगा। ये स्ट्रैटेजी को वर्कआउट करने के लिए अमेरिका ने डिप्लोमेसी का यूज़ किया, और इस डिप्लोमेसी के यूज़ की वजह से अमेरिका ने इजराइल के साथ एंगेज करके सुन्नी कंट्रीज़, जिसमें 2 सबसे प्रोमिनेंट हैं सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, उनके साथ एंगेज करके इन तीनों को, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल, इन तीनों को अमेरिका ने अपने लार्जर अम्ब्रेला में रख के इनको क्लोज लाने की कोशिश करी। सबसे पहले इब्राहिम अकॉर्ड्स आए, इसके बाद I2U2 आया, इसके बाद इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर आया जो G20 में लास्ट ईयर अनाउंस हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि जितनी भी ये सुन्नी कंट्रीज़ हैं ये इजराइल को एक्सेप्ट कर लें, ये इजराइल के साथ आ जाएं, ताकि शियाज़ को इवेंचुअली आइसोलेट करके काउंटर कर लिया जाए। प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि जब ये लास्ट 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमास ने अटैक किया, इस अटैक से सारी सिचुएशन चेंज हो गई। अब कई बार ये भी बोला जाता है कि ये अटैक क्योंकि हमास ने किया, हमास इज़ बैक्ड बाय ईरान, तो ईरान का इंटरेस्ट इस पीस में, इस पूरे प्रोसेस में यहाँ पर इजराइल को डिस्टर्ब करने के लिए तो था ही था। लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान दीजिए, ईरान आज की डेट में किन 2 कंट्रीज़ के साथ सबसे ज़्यादा क्लोज है? आप ध्यान से सोचिए, गेम सारा वहाँ है। ईरान आज की डेट में सबसे ज़्यादा क्लोज अगर किसी के साथ है, जो 2 कंट्रीज़ हैं, तो वो है रशिया और वो है चाइना। कई बार ये बात बोली जा रही है कि जब अमेरिका इन सुन्नीज़ को और इजराइल को एक साथ ला रहा था,
जब वो इब्राहिम अकॉर्ड्स, I2U2, इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर ये सब बना रहा था, उस समय रशिया, चाइना और ईरान ये इंश्योर कर रहे थे कि अमेरिका की ये अम्ब्रेला टूटे कैसे। इसीलिए आज की डेट में एक ये थॉट भी आ रहा है कि लास्ट ईयर 7 अक्टूबर को जो हमास ने अटैक किया आज इजराइल के ऊपर, उस अटैक के पीछे सिर्फ अकेला ईरान नहीं था, उस अटैक के पीछे रशिया, चाइना का भी हाथ था। क्योंकि रशिया, चाइना को ये बात समझ आ रही थी कि अगर मिडल ईस्ट में अमेरिका आके सुन्नीज को और इजराइल को एक अम्ब्रेला बना ले, तो इस अम्ब्रेला की वजह से क्या होगा कि पूरा एरिया अमेरिकन वैल्यू सिस्टम के बेसिस पे चलेगा। तो अमेरिका के दिमाग में ये बात आ रही थी कि भाई मेरे वैल्यूज़ अगर यहाँ पे प्रमोट होंगे तो मेरा बिजनेस इंटरेस्ट प्रमोट होगा, और अगर अमेरिका का बिजनेस इंटरेस्ट प्रमोट होगा तो रशिया और चाइना का बिजनेस इंटरेस्ट और उनकी जो इकोनॉमिक स्पेस है मिडल ईस्ट में वो कम होगी। तो इस प्रोसेस में अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स ना प्रमोट हों, इसीलिए ये बोला जाता है कि रशिया, चाइना और ईरान एकजुट होकर उन्होंने इस नॉन स्टेट एक्टर कॉल्ड हमास का यूज करके इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। अब इजराइल के ऊपर अटैक तो कर दिया, पर इसकी ब्यूटी देखो, आप जियोपॉलिटिक्स को समझो, आप गेम समझो। गेम ये है कि जब उन्होंने अटैक तो करवा दिया हमास के थ्रू, इसकी वजह से जब इजराइल ने हमास के ऊपर अटैक किया, इसके बाद जब इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के ऊपर अटैक किया, सारे सुन्नीज अपसेट हो गए। अब सुन्नी क्यों अपसेट हुए? क्योंकि भाई जो लोग गाजा स्ट्रिप में रहते हैं, जो लोग वहाँ के गाजा पैलेस्टीनियंस हैं, वो तो सुन्नीज हैं, और क्योंकि वो सुन्नीज थे तो बाय डिफ़ॉल्ट अब सुन्नीज के मन में इनसिक्योरिटी आ गई कि भाई अगर अब हम अपने सुन्नी लोगों के लिए जो गाजा में अफेक्ट हो रहे हैं इजराइल की लड़ाई से, अगर उनके लिए हम स्टैंड अप करके खड़े होकर उनके इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे, हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अब क्या हुआ कि लास्ट ईयर अक्टूबर से मिडिल ईस्ट के डायनेमिक्स पूरे बदल गए। डायनेमिक्स ये बदले कि अब जितना भी ये इब्राहिम अकॉर्ड्स, I2U2, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर और ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, सऊदी अरेबिया और UAE ने बोला कि इन सब चीज़ों को अब कर दिया गया है ख़त्म। सऊदी अरेबिया ने बोला कि भाई जब तक इजराइल गाजा स्ट्रिप पे अटैक बंद नहीं करेगा, जब तक इजराइल पैलेस्टीन के इलाके को छोड़ेगा नहीं, और जब तक इजराइल पैलेस्टीन बनने नहीं देगा, जो 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात हुई थी 1947-48 में, तब तक इजराइल के साथ कोई एंगेजमेंट नहीं होगा। तो यानी कि रशिया, चाइना और ईरान ने मिल के अमेरिका की वो अम्ब्रेला पंचर तो कर दी, यानी कि उन्होंने मिडल ईस्ट में एक डिस्कॉर्ड पैदा कर दिया। उन्होंने सुन्नी मुस्लिम्स के लिए, सऊदी अरेबिया और UAE के लिए एक ऐसा डिलेमा पैदा कर दिया कि अगर अब सऊदी अरेबिया, UAE आज की डेट में अगर अमेरिका के साथ खड़े होते हैं तो बाकी सुन्नी कंट्रीज़ उनको बदनाम करेंगी, सुन्नी मुस्लिम्स उनको बदनाम करेंगे, और सऊदी अरेबिया आज की डेट में ये बिल्कुल नहीं चाहेगा। अब आप इस चीज़ को भी समझिए, सऊदी अरेबिया ऐसी कोई पोजीशन इस मोमेंट पे नहीं चाहेगा कि सुन्नी मुस्लिम्स सऊदी अरेबिया पे क्वेश्चन रेज करने लगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया में मक्का और मदीना है। इन 2 साइट्स के ऊपर जिसमें सुन्नी मुस्लिम्स का कंट्रोल रहा है प्रॉफिट मोहम्मद जी के बाद से, तब से सऊदी अरेबिया इस इलाके पे अपना दबदबा बना के रखा हुआ है। सऊदी अरेबिया ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देगा कि जिस सिचुएशन में कहीं ऐसी गेम ना हो जाए कि सुन्नी मुस्लिम्स ये क्वेश्चन मार्क करने लग जाएं कि सऊदी अरेबिया अगर सुन्नी इंटरेस्ट्स को सपोर्ट नहीं कर सकता तो फिर उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है मक्का मदीना को भी प्रोटेक्ट करने की। और आप समझिए, ईरान आज की डेट में यही चाहता है, ईरान यही चाहता है कि लोग सुन्नी मुस्लिम्स सऊदी अरेबिया की सुन्नी मुस्लिम्स की प्रोटेक्शन करने वाली 2 साइट्स मक्का मदीना के क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन रेज कर दें, क्योंकि ईरान चाहता है, क्योंकि ईरान को ये बात पता है कि अगर सुन्नी मुस्लिम्स की क्रेडिबिलिटी क्राइसिस हो गया तो मिडिल ईस्ट में दबदबा उसका बनेगा। तो आप देखिए, एक नॉन स्टेट एक्टर हमास जैसा
कैसे जियोपॉलिटिकल क्राइसिस को किस तरीके से अनफोल्ड करता है और कैसे पूरे के पूरे इवेंट्स को टर्न करने की क्षमता भी रखता है। अब इजराइल के साथ एक प्रॉब्लम और है। प्रॉब्लम ये है कि ग्लोबल लेवल पे भी इजराइल जो आज की डेट में कर रहा है हमास को लेके गाजा स्ट्रिप में, उसको ग्लोबल लेवल पे भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज ह्यूमन राइट वायलेशन को लेके चर्चा कर रही हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल कई बार रेजोल्यूशन पास कर चुका है बार बार ये कह के कि भाई पीसफुल तरीके से मैटर को रिजॉल्व करो। और इजराइल की प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट इस पॉइंट से भी हो गई है कि अब जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, खास करके विद लीडरशिप ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आज की डेट में उसने वारंट्स इशू करवाने शुरू कर दिए हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के थ्रू, हमास के लीडर्स के ऊपर भी और इजराइल के लीडर्स के ऊपर भी। तो इजराइल के लिए प्रॉब्लम क्या है कि इजराइल आज की डेट में हर जगह से फंसा हुआ है। ये तो सिचुएशन मिडिल ईस्ट की आज है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि व्हाट इज़ द फ्यूचर। आज की डेट में अगर हम फ्यूचर देखें मिडिल ईस्ट का, तो एक चीज़ तो तय है कि जब तक गाजा स्ट्रिप में हमास का कंट्रोल है तब तक हमास और इजराइल के रिश्ते खराब रहेंगे। जब तक हिजबुल्ला को मैनेज नहीं किया जाएगा सीज फायर से, तब तक इजराइल का नॉर्दर्न फ्रंटियर वल्नरेबल और एक्सपोज्ड रहेगा। तीसरा कि जब तक ईरान इन लोगों को सपोर्ट करना नहीं बंद करेगा तब तक इजराइल के लिए प्रॉब्लम रहेगी। चौथा सबसे बड़ी चीज़ कि जब तक अब अरब कंट्रीज इजराइल का सपोर्ट नहीं करेंगे और जब तक वो ये बात बोलना बंद नहीं करेंगे कि भाई अब तो आप सुन्नी मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार को बंद करो, आप पैलेस्टीन के स्टेट को क्रिएट करो, तब तक इजराइल के लिए मिडिल ईस्ट में भी प्रॉब्लम रहेगी। इफेक्टिवली अगर देखा जाए इन सारे पॉइंट्स को अगर आप एक्यूमुलेट करते हो तो जो एक सिंगल लाइन पिक्चर बनती है वो ये है, इजराइल इस समय एक स्ट्रैटेजिक अनसर्टिनिटी में है। ये जो स्ट्रैटेजिक अनसर्टिनिटी है इजराइल की, ये स्ट्रैटेजिक अनसर्टिनिटी इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि इस पूरे इशू में ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि इजराइल एक लड़ाई लड़ रहा है, एक वॉर लड़ रहा है, और स्ट्रैटेजिक अनसर्टेनिटी वाले सिचुएशन में वॉर कभी सक्सेसफुल नहीं होती। यानी कि इजराइल इस समय एक ऐसे सिचुएशन में है कि जब तक वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस को नहीं विजुअलाइज करेगा तब तक इजराइल के लिए ये प्रॉब्लम रहेगी। आज के वीडियो का प्राइमरी डिस्कशन मिडल ईस्ट स्पेसिफिक एंड इजराइल एंड हमास स्पेसिफिक था, इंडिया स्पेसिफिक नहीं, इसीलिए मैंने इंडिया की पूरे वीडियो में कोई चर्चा नहीं करी। आई होप कि इस वीडियो के बाद आपको इस पूरे पिक्चर की क्लैरिटी मिल गई कि इजराइल के साथ मिडिल ईस्ट में जो जियोपॉलिटिकल चेंजेस हैं वो क्या हैं, कैसे अनफोल्ड कर रहे हैं, और अब आप इस समय ये क्षमता भी रखते हैं कि आपको मिडिल ईस्ट का क्या फ्यूचर सिनेरियो है वो भी अब पता होगा। थैंक यू।